देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया। हुकूमत बदली, चेहरे बदले, ना बदली तो अवाम की किस्मत ना बदली। इंटरिम गवर्नमेंट ने आते ही दूसरे रोज में एक बड़ा फैसला किया जिसने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इससे पहले हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा किया और अब एक नई हुकूमत आई जिसके साथ अवाम की शायद अगर कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी तो वो भी अब धरी की धरी रह गई। दूसरे ही दिन इस हुकूमत ने जो फैसला किया उसके बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें एक बड़ा इजाफा हुआ, जबकि डीजल की कीमतों में भी एक बड़ा इजाफा देखने में आया। इसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं 272.95 रुपए हो चुकी हैं और इसके जो इजाफा किया गया वो 17.50 पैसे का किया गया। हाई स्पीड डीजल की बात करें तो 273.40 इसकी अब करंट कीमत है और उसमें 20 रुपए का इजाफा किया गया। ये इजाफा आखिर क्यों हो रहा है? इस इजाफे की तो शायद जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। माजी में जो हुकूमत गई, जिसको पीडीएम की हुकूमत कहा जाता था, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस हुकूमत ने तो बहुत सी काविशें की थी। उस हुकूमत के मिनिस्टर्स अक्सर टेलीविजन पे आके घंटों ही तकारीर किया करते थे कि हमने मईशत को संभालने का कड़ा बंदोबस्त कर लिया। अब हमारे जाने के बाद भी मुल्क की मईशत एक बेहतर अंदाज में चलती नजर आएगी और मुल्क में महंगाई कम हो जाएगी। ये बातें मैंने नहीं की, ये बातें की हुकूमत के उन वुज़रा ने, उन मुशीरों ने जो कि आके अवाम की आंखों में दिन दिहाड़े धूल झोंका करते थे और बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। सालों तक इस हुकूमत ने 16 माह की हुकूमत रही कमोबेश। इस दौरान तकरीबन 7-8 माह 10 माह तक इस हुकूमत ने अवाम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा कि हुकूमत रशिया से आसान किस्तों पर सस्ता तेल लेने जा रही है और ये तेल पाकिस्तान में जब आएगा तो पाकिस्तानी कौम के दिन बदल जाएंगे, पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, अवाम की मुश्किलात कम हो जाएंगी। और ये बातें फिर मैं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमती ओहदेदारान कह रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब जो कि मिनिस्टर थे पेट्रोलियम के, वो क्या कहते थे आज से 7 माह पहले पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, रशिया से आए हुए तेल के हवाले से, रशिया से क्या तेल आएगा और किस अंदाज से जो इस वक्त अवाम का तेल निकल रहा था वो तेल हो जाएगा और सब कुछ अवाम के लिए अच्छा हो जाएगा। क्या बातें की गई, क्या खुशखबरियां सुनाई गई, आपको जरा सुनाते हैं। तो समरी में मैंने आपको क्या बताया कि अमारात के साथ हम एक मुआहिदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे। रूस के साथ उनकी आईजीसी सेकंड वीक के अंदर, जनवरी की सेकंड वीक को आ रही है, जिसमें क्रूड पेट्रोलियम जो है, क्रूड हमारा खाम तेल जो है, सस्ता खाम तेल, डिस्काउंटेड खाम तेल इंशाअल्लाह हम खरीदेंगे और रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी रूस से खरीदेंगे इंशाअल्लाह। जो भी बैनुल अक़वामी डिस्काउंट्स चल रहे होंगे, जो वो दे रहे हैं उससे बेहतर या उन्हीं डिस्काउंट्स पे। एलएनजी के लिए मैं आपको बता चुका हूं, पाइप गैस के लिए हम रिवाइव कर रहे हैं, स्ट्रेटिजिकली रिवाइव कर रहे हैं तुर्कमानिस्तान को, जहां से हमें 1.3 बिलियन क्यूबिक फुट की पाइप गैस मिलेगी। तो जो वजीर आजम का ख्वाब है गरीब आदमी को सहूलत देने का, उसकी जो जिम्मेदारी हम पे, आज मैं वो आपके सामने ले आउट करने के लिए हाजिर हुआ था। और बहुत सी ऐसी तजावीज़ हैं जो भी कॉन्क्रीट शक्ल में नहीं बनी, इस वजह से मैंने आपके सामने पेश नहीं की। आने वाले वक्त में इन तमाम तजवीज़ों को, ये तमाम गुफ्तगू जो मैंने आपको की है, इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन यानी ये पाए तकमील तक कैसे पहुँचेगा, किसकी जिम्मेदारी है, कब कब क्या क्या होगा, ये तमाम तफासील जो हैं मैं आपके सामने वक्तन फवक्तन आता रहूंगा और पेश करता। तो आपने सुना मुसद्दिक मलिक साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और बड़ी बड़ी बातें, अज़रबैजान से ये हो जाएगा, आसान किस्तों पे तेल आएगा, तेल हर महीने आएगा और फिर जब तेल आएगा तो उसका ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। ये जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, लेकिन सवाल ये है कि फिर उस वक्त कहा जा रहा था कि ये तेल कब आएगा। उस वक्त बताया गया कि ये तेल तकरीबन 2023 के मई में आ जाएगा और पहला कार्गो जब आएगा उसके साथ साथ पाकिस्तान में जैसे जैसे इसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा कट आवाम को नजर आएगा। मुसद्दिक मलिक साहब ने इसके बाद जब पेट्रोल वहां से दरामद हो गया, उसके बाद मुसद्दिक मलिक साहब का
क्या कहना था, वो क्या कह रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, जरा इसको भी देखिएगा, क्योंकि ये एक बड़ा अहम मामला है। उस वक्त जो तनकीद की जा रही थी, जो बातें बताई जा रही थी, उसको मुसद्दिक मलिक साहब ने किसी तौर पे खातिर में ना लाते हुए जो बातें कही वो आपके सामने आपको सुनाते हैं। और एक इजाफी बात भी आपको बताना चाहता था कि रूस का तेल की दूसरी शिपमेंट पाकिस्तान पहुंच गई है। तो वो आपको याद है कि पहले उन्होंने कहा यह मुआहदा हमारा था, फिर उन्होंने कहा कि ये क्या मुआहदा है भाई, ये तो जब पता चला कि मुआहदा आपका नहीं था तो उन्होंने कहा इन्होंने जो मुआहदा किया वो तो मुआहदा ही नहीं है, उस पर तो तेल आ ही नहीं सकता। फिर तेल चल पड़ा वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि ये तेल चला था, कहाँ गया है, ये कभी नहीं पहुँचेगा पाकिस्तान, ये सब झांसा है। फिर तेल पहुँच गया। फिर उन्होंने कहा पहुँच तो गया है, ये तो हमारी रिफाइनरीज में चल ही नहीं सकता। अब वो चलना शुरू हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो उससे फर्नेस ऑयल इतना बनेगा कि मुल्क बर्बाद हो जाएगा, तो मुल्क बर्बाद भी नहीं हुआ। तो आज दूसरी शिप भी आ गई है। तो इंशाअल्लाह एक तसलसल के साथ एक तरफ से रूस का तेल आएगा, एक तरफ से आपको आज़रबाईजान की डील का पता है कि सस्ते गैस की डील जो है हम आज़रबाईजान के साथ करके आए हैं। तो 1 या 2 महीने में जैसे सर्दियां करीब आएंगी, सस्ते तेल का एक कार्गो, एक शिप यानी हर महीने आज़रबाईजान हमें देगा, हर महीने देगा। हमारी मर्जी हम लें या ना लें। अगर हमें उनका भाव समझ आए तो हम लें, वरना बगैर वजह लिखे हुए हम उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। कभी आपने ऐसा मुआहदा देखा है कि एक फरीक पे मुकर्रर हो कि वो सस्ती गैस आपको कहीं से ढूंढ के हर महीने देगा, और दूसरे फरीक के पास ये ताकत हो कि वो बगैर वजह लिखे उसको रिजेक्ट करता जाए? जब उसके ज़रूरत हो, जब उसको भाव समझ आए, जब उसके पास ज़र मुबादला हो, जब दीगर तमाम एनर्जी की जो वसाइल हैं उनसे सस्ती वो हो, जब बैनुल अक़वामी सतह पे जो उनके ट्रेडिंग हाउसेज हैं उनमें जो 30 दिन की ट्रेड हो रही है उससे भी सस्ती हो, जब उस दिन जितनी भी ट्रेड्स रिपोर्ट हो रही हैं उन ट्रेड से भी सस्ती हो, तो ख़रीद लेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। तो आपने सुना कि किस अंदाज से मुसद्दिक मलिक साहब अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे थे। इसको जादूगरी कहें, कमाल कहें, करतब कहें, क्या कहें, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का एक बड़ा कारनामा जिसको वो तमगे की तरह अपने सीने पर सजाते हैं कि हमने रशिया से वो मुआहिदा किया जो माजी की कोई हुकूमत ना कर सकी। वो ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी, हमने पाकिस्तान की आवाम के दुखों को समझते हुए, तकालीफ को समझते हुए ऐसे मुआहिदे किए यूएई से, आज़रबाईजान से, ऐसे ममालिक से जिसका शायद आपने और मैंने तो नाम भी ना सुने हो। कहीं एलपीजी की बात हो रही है, कहीं पेट्रोलियम मसनूआत की बात हो रही है, कहीं सस्ते तेल की बात हो रही है, कहीं गैस पाइपलाइन की बात हो रही है। सारी बातें उस वक्त बड़ी शानदार अंदाज में मुसद्दिक मलिक साहब और दीगर हुकूमती वज़रा किया करते थे, और ये जानते थे, इस बात का इदराक रखते थे कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत में महंगी होंगी तो आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा, और वो बोझ नहीं डालना चाहते। वो ये भी जानते थे कि जो डॉलर है उसकी कदर भी एक बड़ा मसला है। डॉलर की कदर किस अंदाज से पाकिस्तान की मैशत को धचका देती है, धचका पहुंचाती है, ये खुद मुसद्दिक मलिक साहब कहते थे। और उसके बाद होता क्या है, 20 रुपए का इजाफा करके ये हुकूमत घर को जाती है, और उसके बाद जो नई हुकूमत आती है वो माजी की हुकूमत की गलतियों का बोझ सहरा अवाम के गले में डाल के 17.5 रुपए की एक मामूली इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कर देती है। मुसद्दिक मलिक साहब ने इस हवाले से हुकूमत जाने से पहले क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है खाम तेल की बैनुल अक़वामी कीमत, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हम तेल खरीदने जाते तो डॉलर में खरीदते हैं, जब पेट्रोल पंप पे बेचते हैं तो रुपयों में बेचते हैं। तो हमारे पास थैलियों में बहुत से रुपए आ जाते हैं, फिर हमें उनसे डॉलर खरीदने होते हैं। अगर डॉलर महंगा हो जाए तो फिर वो ज़्यादा रुपए दे के हमें डॉलर ख़रीदना पड़ता है, जिससे हम बैनुल अक़वामी मंडी में जाते हैं। तो जो अहम चीज़ें हैं वो बैनुल अक़वामी कीमत है और रुपए और डॉलर का तनासुब है, दूसरी अहम चीज़। और तीसरी जो है कि हम किस भाव पे उनके साथ डील कर रहे हैं। आपने जैसा कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पे कीमतें कुछ नीचे आई, फिर थोड़ा ऊपर गई, मगर ठीक है, स्टेबल है। दूसरा, अभी पिछले दिनों डॉलर और रुपए के तनासुब में बेहतरी आई है, जो अब आने वाले वक्त में आप उसके आसार आपके सामने आएंगे, ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि जो हम डील्स कर रहे हैं, हम इस वक्त 2 पेट्रोल के कार्गोज की शिप्स की डील कर रहे हैं G2G की बुनियाद पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, जो फाइनल स्टेजेस पे हमने अपना कागज़ भेज दिया उनकी कंसिडरेशन के लिए। एक कार्गो जो है हम डील के खतोखाल तय करके आ गए हैं आज़रबाईजान से, वो भी पेट्रोल की डील।
इन दोनों डील्स में G2G एग्रीमेंट जैसा हमारा डीजल के लिए कुवैत से है, उसी तर्ज पे हमने ये डील्स स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ये होगा कि हमें जो प्रीमियम देना पड़ता है, जो पिछले दिनों डीजल का प्रीमियम $18 हो गया था, $20 भी हो गया था, वो जब आप ये डील्स करते हैं तो आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है, तो आपको $6, $7, $8 का हर बैरल पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है, जो अवाम को पास होगा। तो आपने सुना कि किस अंदाज से हुकूमती वजीर, हुकूमती मुशीर, वज़रा हराम की आंखों में क्या जादूगरी करते दिखाई देते थे, कैसी कैसी बातें किया करते थे। मैंने कहा आवाम को बातें सुना दें, ताकि जब आवाम शायद ये बातें सुने तो आवाम का दिल कुछ हद तक मुतमईन हो जाए, कुछ जख्मों को मरहम मिले, शायद कुछ अच्छी बातें सुन के इस बात का भी एहसास हो जाए कि सब बुरा नहीं है, लेकिन दर हकीकत सब कुछ बुरा है। दर हकीकत इस वक्त पाकिस्तान में एक आम आदमी की जिंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी है जिसके बारे में मैं और आप शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक आम आदमी जिस अंदाज से एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, जो शायद आज इस बात के लिए मजबूर है कि वो अपने दिन के एक वक्त का खाने को स्किप करे ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। और ये सब कुछ किया किसने है, ये सब कुछ कर कौन रहा है? ये सब कुछ कर रही है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान की माज़ी की हुकूमत, वो हुकूमत जिसको मुसल्लत किया गया, वो हुकूमत जिसको इस बात को जो इस दावे के साथ आई थी कि वो महंगाई कम करेंगे, वो हुकूमत जो इस दावे के साथ आई थी कि मुल्क में बहुत बिगाड़ हो चुका, इस बिगाड़ को सुधारेंगे। क्या बिगाड़ को सुधारा, ये आज आपकी मेरी आंखों के सामने है। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिस अंदाज से जो कुछ मुल्क में हो रहा है, ये शायद सुधरेगा नहीं, इसमें मजीद बिगाड़ पैदा होगा और होगा यकीनी तौर पे अगर पॉलिसीज इसी अंदाज में जारी और सारी रहीं। ये होगा अगर इसी तौर पे आलमी सूरत हाल, जो पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल है, उसमें कोई नुमाया कमी ना हुई। और इसका मतलब ये होगा कि शायद आने वाले दिनों में जिस तरह से आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, 2 दिनों के अंदर डॉलर की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ, उसी तर्ज पे एक बड़ा इजाफा आगे भी मुतवक्के है। यानी कि एक आम आदमी के लिए मुश्किलात हर रोज बढ़ती चली जाएंगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और जिस अंदाज से डॉलर की कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है, एक नई हुकूमत के साथ साथ जो चैलेंजेस है उसका अंबार भी बढ़ता नजर आ रहा है। इसके बाद ये कहना तो आसान ना होगा कि इसका हल क्या है, लेकिन ये कब तक कंटिन्यू करेगा और इसकी वजूहात क्या हैं? क्या इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है, क्या उसके असरात पाकिस्तान की मैशत पे होते हुए नजर आ रहे हैं? और अगर ये कुछ हो रहा है तो ये कितना अरसा कंटिन्यू कर सकता है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें अरसलान आसिफ हैदर सोमरो साहब, जो कि एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। इनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ, आखिर इसके पीछे की असल वजूहात क्या है? अरसलान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरसलान साहब प्लीज अगर इलैबोरेट कर सकें, क्योंकि एक बड़ी टेंस सिचुएशन है। एज ए पाकिस्तानी हम किसी तौर पे बात करें तो ₹17.5 का इजाफा सिंपल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में ₹20 का इजाफा, इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल, ये जानते हुए कि 15 दिन पहले इसमें ₹20 का इजाफा किया गया था। जी मुनीर साहब, इसमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना बड़ा जरूरी है हमें कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हमारी करेंसी में एक स्टेबिलिटी आई थी। आपको याद होगा इंटरबैंक में भी डॉलर जो है नीचे आया था, रुपये की कदर में इजाफा हुआ था जी। तो जो जाने वाली गवर्नमेंट थी उन्होंने 15 जुलाई को एक फील गुड फैक्टर के लिए रुपए की
कीमत दिखाई कि वो कम थी, उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का भी इजाफा किया था बिकॉज उनकी टेनर खत्म हो रहा था। अब वो 15 जुलाई तो खत्म हो गया। अब उसके बाद इंटरबैंक में डॉलर की डिमांड बढ़ती गई जो होनी चाहिए, जो हो रही है। तो उसके फौरन बाद अभी इंटरबैंक में डॉलर की डिमांड बढ़ने के बावजूद तो आपकी करेंसी में इतना यानी कि प्रेशर आया है कि आपके जो डॉलर प्राइसेस है उसको अगर आप कन्वर्ट करें पेट्रोल और डीजल के लिए तो पहले तो आपको झटका लगा है करेंसी का। और ये पिछले 2-3 दिनों में भी जो हमने देखा है कि इंटरबैंक में प्रेशर आया है, तो अगले 15 दिनों में भी ये नजर आ सकता है कि एक और हाइक हो सकती है। एक तो ये फैक्टर हो गया समझने के लिए कि करेंसी हमारी वापस ऊपर आ गई है। दूसरा ये फैक्टर है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आपके खुद अपटिक पे है, क्योंकि रिफाइनरी के जो मार्जिन होते हैं वो दुनिया में बढ़ते गए हैं डीजल और पेट्रोल दोनों के लिए। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये प्राइसिंग फॉर्मूला होता है, जो दुनिया में रेट चलेगा हमें आवाम को वही करना पड़ेगा पास ऑन। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि अभी आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि इस मर्तबा ऑनवर्ड्स हमें अपना पीडीएल जो है पेट्रोलियम लेवी जो है उसको भी तकरीबन 60 रुपए तक लेके जाना है। आईएमएफ की भी कंडीशन है और हमें टैक्स रेवेन्यूज भी बढ़ाने अपने। तो एक तो पीडीएल और बढ़ेगा, यहाँ पे 55 है, 55 से 60 भी होगा। दूसरा आपका ओएमसी मार्जिन है वो भी थोड़े रिवाइज हो गए अपवर्ड्स, वो भी पुरानी जातीवाई गवर्नमेंट जो है उसने एग्रीमेंट कर दी थी ओएमसी के साथ। तो मेरे ख्याल से ये दिस इज नॉट इट। अगर आप टैक्स और ओएमसी मार्जिन और आईएफपीएम जो आपका एक ट्रांसपोर्टेशन का एक अलाउंस होता है वो बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से आगे और गुंजाइश है पेट्रोल और डीजल बढ़ने के लिए। अच्छा अरसलान साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैं आपकी बात से अखज़ कर सका हूं, जो अर्ली जुलाई में जो कुछ हो रहा था उसको क्या उस वक्त की गवर्नमेंट ने गलत इंटरसेप्ट किया, क्या गलत अंडरस्टैंड किया कि उस वक्त शायद उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए जिसके असरात अब हमें नजर आ रहे हैं, या उस वक्त जो फील गुड फैक्टर की जो आपने बात की इट वाज ऑल फैब्रिकेटेड, शायद उतना फील गुड फैक्टर था नहीं? देखिए फैब्रिकेटेड था या नहीं था, अगर ये ओपन मार्केट के हिसाब से आप देखें तो मार्केट तो उसको बिलीव नहीं करती। मार्केट ये नहीं कहती कि इंटरबैंक में रेट जो है ना डॉलर का 270 या 75 होना चाहिए। तो जो 15 दिन में फील गुड फैक्टर आया था, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो शॉर्ट टर्म फील गुड फैक्टर था, वो सस्टेनेबल था ही नहीं। सही। लेकिन जाते जाते गवर्नमेंट ने प्राइस कम करके दिखा दी, और लेकिन आईएमएफ के एक सख्त मुआहदे के अंदर है जहां पे हम अपने जो रिजर्व है वो जाया नहीं कर सकते। सही। तो आपको पता है काफी महीनों से लोगों की एलसीआं जो है इंपोर्ट की ब्लॉक थी जी। अब लोग वो डिमांड बढ़ रही है, वापस आ रही है, तो इसके लिए प्रेशर आ रहा है। तो जाते वाली गवर्नमेंट ने पहले 15 दिन दिखाया कि चले आईएमएफ वापस आ गया। बट अरसलान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, जो आईएमएफ एग्रीमेंट था उसके बाद तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास आईएमएफ से एक बड़ी पेमेंट आ रही है, फिर हमारे पास दीगर दोस्त ममालिक से बड़ी पेमेंट आ रही है, फिर हमारे पास दीगर अदर रेवेन्यूज हैं, एशियन बैंक के दीगर रेवेन्यूज हैं, वहां से पाकिस्तान को बहुत से डॉलर्स मिलने हैं। फिर वो जिनीवा वाली बात जहां पे डॉलर्स की प्लेजिंग हुई थी वहां से भी बहुत से डॉलर्स आने थे। तो क्या वो सब बातें नहीं, इसमें कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो सका? मुनीर साहब, सबसे पहले हमें चीज समझनी चाहिए कि आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हमें मिला क्या है। हमें ये मिला है अश्योरेंस कि हम आपको डॉलर रिजर्व देंगे प्रोवाइडेड आप रिफॉर्म्स करेंगे, और हम आपको अगर डॉलर रिजर्व देंगे तो आपको सऊदीया, यूएई और मुल्कों से भी आपको डॉलर्स मिलेंगे। लेकिन ये डॉलर वो नहीं है कि हम खर्च करेंगे अपने इंपोर्ट्स पे, ये डॉलर्स वो नहीं है कि जो हम खर्च करेंगे अपने अवाम को सब्सिडी देने के लिए, ये रिजर्व बढ़ाने के लिए हमें दिए गए। तो 4 अरब डॉलर तक गिर गए थे, अभी 8.8 अरब है। ये डॉलर कतई हम इंपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंपोर्ट्स के लिए वही इस्तेमाल होगा जो हमें रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स और एफडीआई से आएगा। आपने देखा जुलाई के नंबर में रेमिटेंसेज में और कमी हुई है। ये रेमिटेंसेज इतनी यानी कि कम आई है कि 2 साल पहले 2.7 बिलियन डॉलर थी, अभी तकरीबन 2.1 के लेवल तक आ गई है। तो ये जो डेफिसिट आ रहा है, ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है ना आपकी रेमिटेंसेज बढ़ रही है, तो ये इंपोर्ट्स को कहीं ना कहीं से तो केटर होना है। लेकिन अरसलान साहब, अगर मैं आपकी बात समझ सका हूं, अगर तो मैं आपकी बात समझ सका हूं तो द सिचुएशन इज गोइंग टू गेट मोर वर्स्ट, कि इसमें शायद अभी एट अर्लीस्ट या बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जी, आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि 2-3 महीने तो ये करेंसी के ऊपर प्रेशर रहेगा जब तक वो पेंटअप डिमांड जो है जो इंपोर्ट में फंसी हुई थी 6-8 महीने तक लोगों की एलसीआं नहीं खुलती। नंबर 1। नंबर 2, फिर आपकी करेंसी अगर इंटरबैंक में 300 रुपए तक जाती है, उम्मीद की जा सकती है कि आपकी एक्सपोर्ट्स ग्रो करने लगेंगी आहिस्ता आहिस्ता। देखिए हर चीज होगी, ग्रेजुअल होगी। लेकिन तो ज्यादा सरप्राइज और झटका हमें लगा है वो रेमिटेंसेस के ना बढ़ने का।
अब गवर्नमेंट ने जाते जाते बैंक्स को एक इंसेंटिव दिया है कि आप रेमिटेंस बढ़ाएंगे तो फी डॉलर हम आपको इतने पैसे देते रहेंगे। अगर वहां से स्टेबिलिटी आती है तो महंगाई कंट्रोल में हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर बट आपको लगता है कि कोई ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जिसमें आप समझें कि अगले 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद इवन देयर इज समथिंग गुड हैपनिंग और कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो जाएगा कि हमारी इकोनॉमी टर्न अराउंड हो जाएगी? ये तो शायद कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेप्स हैं जो कुछ हद तक सहारा दे देंगे, सपोर्ट कर देंगे, नॉट के रिवाइवल की तरफ हम जा सकेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ब्लीडिंग रोकनी थी। अब ब्लीडिंग ये थी कि हम लोग बिजली की कीमत और गैस की कीमत पास नहीं कर रहे थे, कॉस्ट के भी नीचे बेच रहे थे। ये किसी तरीके से किसी भी सॉवरेन मुल्क के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। सही। कुछ फैसले ऐसे थे जैसे गैस प्राइस बढ़ाने का, उसमें सबसे बड़ा झटका लगेगा गरीब आवाम को। इसमें कोई राय नहीं है, क्योंकि सारी गवर्नमेंट ने कहा है कि सस्ता सस्ता रखते हैं। वो जब तक उनको रिप्राइस नहीं करेंगे कॉस्ट पे, तब तक वो नहीं होगा। अब ये केयरटेकर गवर्नमेंट आके उसका मैंडेट सिर्फ यही होगा कि जो बिजली की कीमत है उस पर आप पास करें, जो गैस की कीमत कॉस्ट पड़ रही है उस पर आप पास करें। इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो गवर्नमेंट अपने जेब से खसारा भर रही थी, उसको गवर्नमेंट को फिर वो थोड़ा रिलीफ आएगा। ये चीज मैं कह सकता हूँ वादे तौर पे कि ये चीज हमें थोड़ा सस्टेनेबल करेगी 3 से 6 महीने के बाद। लेकिन एक्चुअल जो रिफॉर्म्स आएंगे वो तब तक नहीं आ सकते जबकि आपके प्राइवेटाइजेशन नहीं हो लॉस मेकिंग एंटिटीज की, और वो नई हुकूमत आएगी तो नया प्रोग्राम होगा। लेकिन तब तक हमें सिर्फ इसको कंट्रोल करके रखना है। दैट इज एक्चुअली माय पॉइंट। जो आप जो 3 से 6 माह की बात कर रहे हैं अरसलान साहब, ये थे केयर टेकर सेटअप, एंड यूजुअली केयर टेकर सेटअप्स 3 माह से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होते। चले इधर हम एग्जेम्पशंस की बात कर लेते हैं। एज एक्सपेक्ट के शायद मिड ऑफ फेब 2023 ये इलेक्शंस भी हो जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी डाइसी सिचुएशन है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि कंप्लीट अथॉरिटी भी शायद नहीं रखती, जिसके बाद एक क्लियर पब्लिक मैंडेट भी नहीं है, फिर उसका टेन्योर बहुत मुख्तसर है, फिर उसको इलेक्शंस भी मुल्क में कराने हैं, और इलेक्शंस के बाद जो नताइज होंगे वो भी अभी जो सूरत हाल है अपेरेंटली जो नजर आ रहा है कि नथिंग क्लियर, नथिंग कॉन्क्रीट, तो फिर एक हंग पार्लियामेंट जो फॉर्म होती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से तो अगले 6 महीने क्या, आप शायद अगले साल 1.5 साल की बात कर रहे हैं कि नथिंग इज गोइंग टू स्टेबल अगर सूरत हाल ऐसी रहती है। देखिए, स्टेबिलिटी आपकी तभी आएगी जब आपके फिस्कल रेवेन्यूज बढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट रेट 12 से 14% तक आएगा और आपके एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें यही है। और ये केयरटेकर गवर्नमेंट क्या कोई नई गवर्नमेंट भी 6 से 8 महीने के अंदर नहीं कर सकती। लेकिन इस केयरटेकर गवर्नमेंट को क्योंकि 5 से 6 महीने डीलिमिटेशन की वजह से अगर रहती है, तो इनके ऊपर ये फर्ज है फंडामेंटली और मॉरली कि जो कॉस्ट आ रही है एनर्जी की वो पास ऑन करें, और जो हमने इंटरनेशनल मुआहदे किए IMF के साथ उसको इनैक्ट करें। अगर इस केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी पॉलिटिकली सोचने लग गए कि हम लोग ये पास नहीं करेंगे क्योंकि आवाम पे क्या इम्पैक्ट होगा, हमें ये नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमने ये नहीं किया तो मुल्क की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे कितना इम्पैक्ट होगा। वी कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट ऑनर आवर एग्रीमेंट्स राइट नाउ, बट यस, ये जो नई गवर्नमेंट बनेगी दैट विल डिसाइड कि आगे जाके पाकिस्तान किस ट्रेजेक्टरी पे जाता है। उसमें भी बहुत इफ्स एंड बट्स है, लेकिन एक कलेक्टिव जब तक ये एफर्ट्स नहीं डालेंगे सारी हुकूमत, तब तक आपके पास स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। आपकी पॉपुलेशन ऐसी है कि 2 से 2.5% ग्रोथ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अरसलान साहब, लास्ट मुझे बता दें, बहुत से लोग सवाल पूछे जब भी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट ने जाते जाते मुसद्दिक मलिक साहब जो मिनिस्टर थे पेट्रोलियम के, उन्होंने अपनी आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास अजरबैजान से सस्ता पेट्रोल आएगा, हमारे पास LPG है, हमारे पास बड़े सारे प्रोजेक्ट्स की बातें कर रहे थे। वो रशियन ऑयल, वो LPG प्रोजेक्ट्स, वो गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स, वो सारे कहां गए? और वो जो खुद कह रहे थे कि उससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, ज्यादा ना सही कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ तो रिवर्सल इफेक्ट है हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जो रशियन ऑयल आपके पास आया था उसमें फर्नेस ऑयल की ज्यादा प्रोडक्शन होती है जो अखबारों में लिखा आ रहा है, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा है। ठीक है, वो थोड़ा सस्ता आया था, लेकिन ओवरऑल डिमांड जो मुल्क के अंदर है वो समझ लें कि 100 लीटर का डिमांड है, तो ये 10-15 लीटर थोड़ा मार्जिनल सस्ता लेने से कोई ज्यादा फर्क बढ़ना नहीं था। उसके लिए भी हमने चाइनीज यॉन के अंदर पेमेंट करनी थी, तो उसको करेंसी को अरेंज करना भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हुए हैं, ठीक है, आपके मेजर प्लेयर्स के साथ। तो बट उसके अलावा जो अजरबैजान के साथ हमारे LNG का मुआहदा हुआ है, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए काफी मुफीद रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग LNG मार्केट्स में गए थे LNG खरीदने के लिए, हमें बहुत महंगी ऑफर हुई और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उम्मीद यह है कि अजरबैजान से हमें रिलेटिवली सस्ती
LNG ऑफर। एंड मूविंग फॉरवर्ड ये मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट्स हैं, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस में एक बड़ा इंक्रीज हुआ है गुज़िश्ता 30 डेज के अंदर, डेफिनेटली इन्फ्लेशन नंबर्स के ऊपर भी इसका एक इंपैक्ट होगा, सीपीआई नंबर्स में भी इसका इंपैक्ट होगा। डू यू सी मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स में आगे चल के कोई बड़ी तब्दीली आएगी? जी, जस्ट टू कंक्लूड लास्ट, वो LNG आपकी जो इंपोर्ट होगी तो दैट विल बी बेनिफिशियल एंड दैट विल बी चीपर देन द स्पॉट मार्केट होपफुली। रही मॉनेटरी पॉलिसी की बात, आई बिलीव कि एक शॉर्ट टर्म वन ऑफ थोड़ा सा स्पाइक आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं आ सकता कि स्टेट बैंक को यहाँ पे फर्दर इंक्रीज करने की जरूरत पड़े। So I expect no change at least in the current policy. थैंक यू सर। अरसलान साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे और बता रहे थे कि इस वक्त मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल कैसी है। कहने को तो ये बात यकीनी तौर पे बड़ी आसान भी लगती है और सही भी है टेक्निकली कि जो गवर्नमेंट होती हैं उसको लार्जर पिक्चर को देखना चाहिए, मुल्क की मफाद को देखना चाहिए और मुल्क की इंडिपेंडेंस को देखना चाहिए, मुल्क की सवर्निटी को देखना चाहिए। लेकिन जब बात यह है कि मुल्क में मौजूद अवाम उसका क्या होगा, ये भी गवर्नमेंट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट अब इंटरिम गवर्नमेंट है, इसको शायद कोई ज़्यादा ब्लेम करना भी बेहतर बात नहीं होगी। नई गवर्नमेंट है, शायद इसको इस हवाले से भी एक मार्जिन दिया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये कोई भी गवर्नमेंट सीख कर रही है कि आगे चल के इशूज़ क्रिटिकल होंगे, सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, डॉलर की प्राइसेस में मज़ीद इजाफा है, पेट्रोलियम प्राइसेस में मज़ीद इजाफा है, तो कहीं ना कहीं एक आम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए कोई बेहतर पॉलिसी, एक डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई जा सकती है जो शायद इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में कारआमद साबित हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जुड़िए रहेगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा है कि मुल्क में जिस अंदाज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ उसके असरात क्या होंगे, एक आम आदमी, एक आम सारिफ के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और साथ साथ इसके जो असरात है पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर के ऊपर किस अंदाज से आएंगे, क्या इससे कोई ऑटो सेक्टर पर भी बड़ी तब्दीली आएगी। यानी इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मशहूद खान साहब जो कि एक ऑटो एक्सपर्ट है। इनसे जरा जानेंगे कि ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस का इंक्रीज है ये आम सारिफ के लिए कितना परेशान कौन हो सकता है। मशहूद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। देखिए ये जो इंक्रीज हुआ है इसी तरीके से भी एक आम आदमी के लिए उस पर नहीं है। जी मशहूद साहब, तो इसी तरह ऑटो सेक्टर में देखिए इनडायरेक्टली जो है आपकी लॉजिस्टिक होती है, लोग रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं और डिफरेंट चीजें हम दे रहे होते हैं, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए ये प्राइसेस इंक्रीज होगी। ऑलरेडी आप इस तरह देखें तो ऑटोमोबाइल में प्राइसेस आपकी हाई प्राइस पर मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में जब आप फ्यूल प्राइसेस बढ़ाएंगे तो ये आपकी एक कंज्यूमर की रनिंग कॉस्ट बढ़ा देता है। रनिंग कॉस्ट मतलब ये कि वो गाड़ी ले ले मगर अगर अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो चला ही नहीं सकता, जो फ्यूल की प्राइसेस हो गई। तो ऑलरेडी वॉल्यूम लास्ट 15 मंथ में आपने देखा है डिक्लाइन होते हैं। तो ये ऐसी हद तक हम पहुंचने वाले हैं जिसमें शायद ऑटोमोबाइल के लिए फ्यूचर बहुत ही एक मुश्किल मरहले में दाखिल हो जाएगा। लेकिन मशहूर साहब जरा मुझे एक आम सारिफ के पर्सपेक्टिव से बताइएगा। हम देख रहे थे कि पहले पाकिस्तान के ऑटो इंडस्ट्री में कोई ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं, ऑटो सेक्टर ओवरऑल हम बात करें, चाहे वो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, चाहे वो असेंबली की बात हो, वहां पे कोई अच्छे नंबर्स हमें नजर नहीं आए। अब इस तरह के जब पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज आएंगे तो क्या एक आम सारिफ की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आएगा और साथ साथ जो गाड़ियों की कीमतें जो ऑलरेडी बहुत महंगी हो चुकी हैं उसमें कितना परसेंट इंक्रीज आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिस अंदाज से डॉलर की प्राइसेस में रिसेंट इंक्रीज आया या पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इंक्रीज अब आ रहा है? देखिए एक आम आदमी के लिए तो
इंडस्ट्री है उसमें दो बड़े सेगमेंट है। एक है मोटरसाइकिल, जो एक आम आदमी लेना चाहता है और वो वहां से कार इंडस्ट्री में आता है या कार की तरफ जाता है। अगर आप मोटरसाइकिल प्राइसेस भी देखें तो वो 100,000 प्लस पर डाले जी। हमारे में मिनिमम प्राइसेस पर चले गए जो छोटी गाड़ी भी है वो मिलियंस में है जी। हाल में हमारे लास्ट 1.5 ईयर में हमारी परचेसिंग पावर इतनी इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज हुई जी। ऐसी सूरत हाल में ये मोटरसाइकिल वाले या कार इंडस्ट्रीज वाले, कार कंज्यूमर, ये उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। और आने वाले वक्त में भी आप देखिएगा कि ऑटोमोबाइल में मजीद प्राइसेस इंक्रीज होगी ड्यू टू गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की सपोर्ट में नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट में, इंडस्ट्री को बंद करने की तरफ है। आप जब तक इंडस्ट्रीज को ऑन बोर्ड नहीं लेते, आप उनके साथ एक रोड मैप नहीं बनाते, शॉर्ट टर्म पे इंडस्ट्री चल नहीं सकती। लेकिन इसके बाद ये जो टू व्हीलर मार्केट, इसको मोटरसाइकिल्स की बाइक की बात कर रहे हैं, बाइक्स की बात कर रहे हैं, इस मार्केट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा आपको लगता है? क्योंकि बहुत से लोग अब कहीं ना कहीं फ्यूल कंजम्पशन को और एवरेज को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं टू व्हीलर्स की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए तारीफ में तो ये होता है कि टू व्हीलर ग्रो करता है और कार इंडस्ट्री की तरफ जाता है, कार की तरफ जाता है अपनी कार छोटी लेने। पाकिस्तान में शायद 22 मुल्क होगा जहाँ ग्रो नहीं कर रहा, तो कार वाले अगर वो कार को शिफ्ट कर रहे हैं वो शायद मोटरसाइकिल में आए, तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा मुस्बत पहलू नजर नहीं आ रहा। बट मशहूर साहब, ये कितना अरसा इस तरह से रह सकता है? अगर पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, बहुत सी जो कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बेहतर हालात नहीं है, तो ये किस अंदाज से या इस अंदाज से कितने अरसे तक ऑटो सेक्टर सरवाइव कर सकता है इन पॉलिसीज के साथ? देखिए, एक तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि इससे लॉन्गर पीरियड में कोई भी इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती। पिछले 1.5 साल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्राइसिस में रही है। पहले आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था, जिसकी वजह से आप बिजली बढ़ते बढ़ते 22% और मार्केट में 24 से 25% है। आपकी कार फाइनेंसिंग पर 3 मिलियन से अबव से आपका बैंड है। ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स ने इंडस्ट्री को पिछले 1.5 ईयर मुश्किलात में डाला हुआ है। अब जो सूरत-ए-हाल हो वो इन्फ्लेशन की वजह से हुई है, और ये इन्फ्लेशन मजीद अगर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम गिरेगा। तो इस इंडस्ट्री में सबसे पहले जो नजर आता है वो आपके स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है। हमेशा हर जगह हम करते रहे कि यार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े। अब अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ी बात है जिसका फिक्र करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। आपका एक इंटरप्रेन्योर बनने वाला है, एक एंटरप्रेन्योर अगर शट डाउन करता है अपने प्लांट अपनी फैक्ट्री को, उसके रिलेटेड फैमिली अटैच हो, ये बहुत खौफनाक सूरत है। इसलिए यकीनन आपको इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, आती है कि हल भी निकालने पड़ेंगे, मगर हमारे यहाँ संजीदगी नजर नहीं आ रही। लेकिन मशहूर साहब, अगर मैं कुछ नए प्लेयर्स की बात करूं जो रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान आए थे, अब कुछ इत्तलात हैं कि शायद वो भी अपने रैप अप कर रहे हैं या अपने महदूद ऑपरेशन से उसको भी उन्होंने बंद कर दिया है। ये कितना इफेक्ट करेगा इस ओवरऑल इंडस्ट्री को? देखिए, एक जब मुल्क में जब कोई मुस्बत चीजें हो रही होती है ना, तो आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इन्वेस्टर। पाकिस्तान में इस साल के बाद एक पॉलिसी बनाई जो न्यू एंट्रेंट को अट्रैक्ट किया। पाकिस्तान में न्यू एंट्रेंट पाकिस्तान में आए, इन्वेस्टमेंट करेंगे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने प्लांट यहाँ पे स्टैब्लिश, मगर वॉल्यूम ना होने की वजह से, और वॉल्यूम क्यों नहीं है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी ना होने की वजह से वो इम्पैक्ट आया। हम क्राइसिस में चले गए, तो वो प्लांट की कॉस्ट होगी, वो तो ROI निकाल नहीं पाए और वो प्लांट मुश्किलात में चला जाए, तो इनकी सर्वाइवल मुश्किल है कि वो सोचने में और फिर वापस अगर कभी इन फ्यूचर हमें उन्हें बुलाना हो तो शायद वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा, बिगर चैलेंज होगा। देखिए, इन्वेस्टर्स इस तरह से नहीं आते। इन्वेस्टर्स के लिए माहौल क्रिएट करना पड़ता है आपको। मैं हमेशा कहता हूँ, दुनिया में 200 के करीब ममालिक है और हर ममालिक बड़े ममालिक, डेवलप्ड कंट्रीज भी अपने मुल्क में अट्रैक्शन करते हैं, इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं। तो वाई पाकिस्तान, उन 200 मुल्कों में पाकिस्तान में क्या यूनिक चीज होगी जब हम पाकिस्तान इन्वेस्टर्स को बुलाए? तो वो हमारा माल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली किसी तरीके से भी हम उस बराज से नहीं निकल पाए कि अट्रैक्ट करें इन्वेस्टर्स को। बाकी ममालिक कर रहे हैं, वहां पे भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनते हैं,
वहां पे भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आती है, अफेक्ट कर रही है। तो पाकिस्तान अभी उस मुश्किलात से नहीं निकला कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को दोबारा बुला पाए। अच्छा मशहूर साहब जरा इसके ऊपर भी गाइड कीजिएगा। अभी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हम चाहते तो हैं कि सब अच्छा हो, डॉलर प्राइसेस भी नीचे आए, पेट्रोलियम प्राइसेस भी नीचे आए, लेकिन जो हमारे अतराफ में जो कुछ हो रहा है, जो जियोपॉलिटिकली जो कुछ सिचुएशन बन रही है, जो ग्लोबली जो चेंजेस आ रही हैं, नजर ये आ रहा है कि शायद आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्राइसेस शायद मजीद इंक्रीज कर जाएं, और अगर कोई इंटरनेशनली कोई अनसर्टेनिटी होती है तो वहां पे आपकी डॉलर प्राइस की एस्केलेशन भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर डॉलर प्राइसेस यहां से मजीद बढ़ जाती हैं, कहना मुश्किल है कि शायद 320, 330, 340 तक अगर ये डॉलर प्राइसेस पहुंच जाएंगी और पेट्रोलियम प्राइसेस वैसे वैसे इसी अंदाज से इंक्रीज होंगी, तो फिर एक आम सारिफ के लिए, इस ऑटो सेक्टर के लिए क्या कोई स्केप रूट मौजूद है एज ऑफ नाउ? नहीं, अगर आप G20 और बातें कर रहे हैं, इस रेंज में जब डॉलर पहुंचेगा तो आप ये याद रखिए कि जो ऑटोमोबाइल की प्राइसेस हैं 30 to 35% इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसी सूरत में मेरा फिर सवाल होगा, क्या हमारे यहाँ परचेसिंग पावर रहेंगी, हम परचेज कर सकते? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। ये 30 to 35% मतलब एक नॉर्मल गाड़ी भी शायद हमें 10 मिलियन अबव की बात हो रही है। फिर प्राइसेस जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप देखें ना, 1.5 लाख के करीब तो आपकी मोटरसाइकिल की जा रही है जी। ये बताएं क्या? तो मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि क्या हमारे पास कोई और वे आउट नहीं है? क्या हम फिर ये इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर फिर इन्हिसार करेंगे, असेंबल्ड गाड़ियों के ऊपर इन्हिसार करेंगे? क्या इज देयर एनी वे आउट? पाकिस्तान किसी भी तरीके से इंपोर्टेड व्हीकल्स पे या इंपोर्टेड चीजों पे दारोमदार नहीं कर सकता। आप ये जहन नशी कर लीजिए कि आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, आप ऑलरेडी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर आप इंपोर्ट को डिफेंड करना चाहेंगे तो वो आपके लिए सूटबंद नहीं होगा। आपके लिए एक ही रास्ता है, वाहिद रास्ता है, तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आए, आप अपनी इंपोर्ट की सब्सिडीज को खत्म करके लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करें। इसके लिए मैं बारहा बोल रहा हूँ कि आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा, आपको टारगेट बनाना। कौन बनाएगा मशहूर साहब? क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास टेक्निकली 3 महीने एक्सटेंड कर लिया तो शायद 8 महीने, 1 साल, उसके बाद फिर इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के बाद कौन सी पार्टी को क्या मैंडेट मिलता है, ये एक बड़ा सवाल निशान होगा। अगर फिर किसी पार्टी को क्लियर मैंडेट भी मिल गया तो फिर भी ये कहना मुश्किल होगा कि वो अपना टेन्योर मुकम्मल करेगी या नहीं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि क्लैरिटी होगी इधर? देखिए, इसमें से वाहिद जो आपका सपोर्ट करेगा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को जो आज तक कर सकता है, वो आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट का। आप उसको इग्नोर नहीं करें, इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑन बोर्ड दीजिए। हमारे यहाँ टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ऐसा नहीं कि रास्ते ना निकाल सके। हम कंपनी के भी लोन लेते हैं तो कंपनी लोन पे बैक करती है और कंपनी ग्रो करती है। पाकिस्तान एज अ कंपनी अगर वो लोन ले रहा है तो लोन को पे बैक करने का प्लान भी होगा। तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्रीज को जब आप ऑन बोर्ड लेंगे तो आपको बहुत अच्छी पॉलिसी बना के भी देंगे और आपको अर्न करके भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मशहूर साहब, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो इस अंदाज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, डॉलर की प्राइसेस लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, और जिस अंदाज से एक नई केयरटेकर गवर्नमेंट आ चुकी है, इसके बाद मुल्क में जो माशी चैलेंज है उसके ऊपर बेतहाशा इजाफा हो चुका है। जो कुछ माजी की हुकूमत कर चुकी, जो कुछ उनकी पॉलिसीज थी, जो कुछ बातें की गई, जो कुछ दावे किए गए, वो महज 2 दिन के अंदर ही उसकी कली खुल गई। और उसमें अब सामने जो आ रहा है कि जो कुछ किया गया वो इतना सस्टेनेबल भी ना था कि वो कम से कम इस नई हुकूमत के आने के 2 दिन तक ही सरवाइव कर सकता या सस्टेन कर सकता। ये एक बड़ा सवाल होगा कि आने वाले दिनों में अगर ये माशी चैलेंजेस इसी अंदाज में कंटिन्यू करते रहे, डॉलर प्राइसेस इसी अंदाज में बढ़ती रही, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसी अंदाज में बढ़ती रही, तो एक आम आदमी का क्या होगा, साथ साथ मुल्क में जो इंडस्ट्रीज हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल होने जा रहा है। ऐसे माहौल में ना ही कोई इंडस्ट्री काम कर सकती है, ना ही काम सारिफ के लिए कोई भी किस्म का फैसला करना आसान होगा। उम्मीद करते हैं हुकूमत या तो केयरटेकर हुकूमत या फिर एक नई इलेक्टेड हुकूमत जो पूरे मैंडेट के साथ
आवाम की मैंडेट के साथ जब आए तो बेहतर फैसला साजी करे और उसमें बेहतर पॉलिसी बनाए, ताकि ये जो अमल है, जो ग्रोथ का अमल है, वो किसी तौर पे शुरू हो सके, या कुछ ना सही तो ये जो बदतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कम से कम इसके ऊपर कोई ब्रेक लगाया जा सके। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीर मेमन को इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।